चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और सेकंड इंडियन पेंशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है अटल पेंशन योजना, APY। ठीक है। अब जैसे कि आपने देखा कि जो NPS है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया, बताओ। NPS किस डेट पे इंट्रोड्यूस किया गया था? NPS इंट्रोड्यूस किया गया आपका जनवरी 2004 में। ठीक है। और APY कब इंट्रोड्यूस किया गया? APY इंट्रोड्यूस किया गया जून 2015 में। आई होप आपको ये याद रहेगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने APY इंट्रोड्यूस किया जून 2015 में। अब आप ये कहेंगे कि जब NPS लॉन्च कर दिया गया था जनवरी 2004 के अंदर, तो इसको लॉन्च करने की ज़रूरत क्या पड़ी? ठीक है, ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने? तो NPS को अगर मैं कहूँ APY के सामने, तो वो कुछ भी नहीं है। मतलब कि ये एक चींटी है और ये एक हाथी है। मतलब कि इसके अंदर जितने बेनिफिट्स दिए जाते हैं उसके हिसाब से इसके अंदर तो कुछ भी नहीं दिया जाता। मतलब कि ये जो APY है हमारा, ये आपको ऐसे ऐसे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन देता है, डिफाइंड बेनिफिट्स देता है, जब मर्जी चेंज कर सकते हो, जब मर्जी विड्रॉ कर सकते हो। एज ग्रुप भी बहुत छोटा है इसके अंदर, कंट्रीब्यूशन भी बहुत छोटा है, ऑल्दो जो आपको पेंशन मिलती है वो भी बहुत छोटी है। ठीक है। मतलब क्या है कि जो गरीब लोग हैं, जो आपके लेस अर्निंग वाले लोग हैं, जो लो इनकम इंडिविजुअल्स हैं, उनके लिए ज़रूरत पड़ी, क्योंकि वो NPS में कवर नहीं हो पा रहे थे। NPS में कवर कैसे होंगे? पिलर 1 NPS पे लगता ही नहीं है। पिलर 2 के लिए आपकी जॉब होनी ज़रूरी है, जहाँ पे आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करे और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करे। पिलर 3 में आप खुद से कंट्रीब्यूट करेंगे पर्सनल लेवल पे, लेकिन उसके लिए आपके पास पैसे की आवश्यकता है, फंड होना चाहिए। अब वो जो गरीब लोग जो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे होते हैं, वो कहाँ NPS को समझ पाएंगे? प्लस NPS में अगर समझने के लिए उन्होंने 1-2 हज़ार रुपये जुटा भी लिए, क्योंकि आप कहोगे सर NPS में कौन से बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, 500 रुपये से तो NPS का अकाउंट खोला जा सकता है। बट NPS का अकाउंट जब आप 500 रुपये से खोलोगे तो आपको अपना पोर्टफोलियो सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब एक नॉन कॉमर्स या नॉन फाइनेंस पर्सन फिर भी इसको समझ पाएगा, बट आप किसान से ही उम्मीद करें समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसके बाद वो इसके अंदर सेलेक्ट करेगा पोर्टफोलियो फंड मैनेजर्स को, विच इज़ ऑल्सो नेक्स्ट चैलेंज। तो इस टाइप के चैलेंजेस को दूर करने के लिए एक सिंपल पेंशन योजना लाई गई, विच इज़ कॉल्ड अटल पेंशन योजना, जिसके अंदर बेनिफिट्स NPS से भी ज़्यादा दिए गए और कहा गया कि जो गरीब लोग हैं जिनको पेंशन फ्यूचर में चाहिए तो, बट थोड़ा बहुत पेंशन से भी इनका गुजारा चल जाएगा, इसलिए पेंशन के लिमिट को यहाँ पे रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पैसा ऐसा है जो गवर्नमेंट अपनी जेब से लगा रही है। NPS में क्या होता है? NPS में गवर्नमेंट कहती है जी आप दो 10%, हम देंगे 14%, उसके बाद ये सारा पैसा डाल देंगे मार्केट में, और जो मिला वो तुम्हारा, नहीं मिला तो तुम्हारा, हमें नहीं पता, हमने तो 14% दे दिया, बात खत्म हो जाती है। NPS में गवर्नमेंट ने अपना डिफाइंड कंट्रीब्यूशन दिया और डिफाइंड बेनिफिट्स की बात नहीं की। उसने कहा वो मार्केट जाने, जैसा भी मार्केट का हाल होगा उस हिसाब से आपको फायदा मिलेगा। ऑल्दो यहाँ पे प्रॉफिट ही मिलेगा, बट स्टिल गवर्नमेंट ने अपने ऊपर इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। ये रिस्क लेने के लिए इंडिविजुअल्स को खुद ही कह दिया कि आपको कैसा बेनिफिट चाहिए, उसका रिस्क आप खुद से संभालो। बट APY में गवर्नमेंट कहती है नहीं जी हम खड़े, क्योंकि आप गरीब लोग हो इसलिए आपके साथ हम खड़े हैं, आपको लॉस होने नहीं देंगे, आपका जो पैसा है वो सिक्योर्ड रहेगा, आपको उसके अंदर श्योर शॉर्ट इंटरेस्ट मिलेगा, आप कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो। इस टाइप की और एडवांटेजेस दी गई। क्यों? क्योंकि ये हमारे थोड़े से गरीब लोगों को कवरेज प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। तो ये तो था डिफरेंस इसके बीच में और क्या इसकी जरूरत पड़ी। अब थोड़ा सा और इसके अंदर डीप में जाते हैं। तो जो APY है वो बेसिकली किस लिए लाया गया? आपकी ऑब्जेक्टिव्स को और ओवर आर्क करने के लिए और एक्सपेंड करने के लिए, ताकि यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। मतलब कि सभी लोगों तक ही सोशल सिक्योरिटी जाए, उन गरीब लोगों तक भी जो NPS में ना आ पा रहे हैं और ना ऐसा लग रहा था कि भविष्य में भी वो आ पाएंगे ड्यू टू सेवरल रीजंस। ठीक है। तो APY लाया गया एक पेंशन स्कीम जो कि अगेन ओपन है सभी इंडिविजुअल्स के लिए, लेकिन मेनली इसके अंदर टारगेट जो किया गया है वो किसको किया गया है? अंडर प्रिविलेज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड एंड लो इनकम इंडिविजुअल्स को, इनको टारगेट करते हुए ये स्कीम हमारी लाई गई। जो इसका एज ग्रुप है वो भी छोटा रखा गया है कि मिनिमम साल आपके 18 होने चाहिए और मैक्सिमम आप होने चाहिए 40 ईयर्स, 40 साल के व्यक्ति। अगर आप NPS में याद करोगे तो बताओ क्या था?
18 से लेके 70 ईयर्स के लोग हमारा एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन इसमें 70 को बना दिया गया 40 कि आप 40 ग्रुप तक होंगे तब आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, आप इस योजना के अंदर आ सकते हैं। ठीक है जी। इस स्कीम को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाया गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफाइंड बेनिफिट है। बेनिफिट आपको कितना मिलेगा, मतलब पेंशन आपको कितना मिलेगा वो आपको पहले दिन पे पता लग जाएगा। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन है कि आप जितना कंट्रीब्यूशन करोगे वो भी आपको पहले से डिफाइंड है, पहले से पता है। मतलब क्या हुआ कि कोई कहता है जी मैं 1000 रुपये आपको हर मंथ दूंगा, तो आपको आज के डेट में बता दिया जाएगा कि अगर आप हर महीने 1000 रुपये देते हो तो आपको पेंशन जो है वो 5000 की मिलेगी या 4000 की मिलेगी या कितने की मिलेगी। मतलब कि इसकी कैलकुलेशन आपको इन्वेस्ट करने से पहले, कंट्रीब्यूट करने से पहले ही सब्सक्राइबर को बता दिया जाएगा कि आप इतना पैसा डालोगे तो आपको भविष्य में इतना पेंशन मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो भी डिफाइंड है और जो बेनिफिट मिलेगा वो भी डिफाइंड है। दिस इज द यूनिकनेस ऑफ एपीवाई, जो कि एनपीएस में नहीं होता। वहाँ कंट्रीब्यूशन डिफाइंड है बट आपका बेनिफिट डिफाइंड नहीं होता। ठीक है जी। इन शॉर्ट कहा जाता है कि एपीवाई जो है वो 3 प्रकार के बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। ट्रिपल बेनिफिट्स प्लान है ये। पहला बेनिफिट क्या है सर इसके अंदर? पहला बेनिफिट ये है कि जैसे ही आपका 60 साल पूरा हो जाएगा, मतलब आप 60 एज अटेन कर लोगे, 60 ईयर्स की एज अटेन कर लोगे, आपका जो पेंशन है वो स्टार्ट हो जाएगा और वो लाइफ टाइम चलता रहेगा। जैसा भी आपने सेलेक्ट किया होगा, मिनिमम पेंशन अमाउंट है वो है 1000 रुपीज़ और मैक्सिमम जो पेंशन मिलेगा वो मिलेगा आपको 5000 रुपीज़। इससे ज़्यादा के यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है। तो जिस हिसाब से भी आपने कंट्रीब्यूशन किया होगा, लेट्स हम कहते हैं 5000 रुपीज़ का, तो 60 ईयर्स जैसे ही आपके पूरे हो जाएंगे उसके बाद से आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो रुक जाएगा और जो आपका जो पेंशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। जिस तरीके से भी आपने सेलेक्ट किया होगा उस हिसाब से जो भी आपने पेंशन डिसाइड किया होगा स्टार्टिंग में। ठीक है सर, पहला आपको मिलेगा लाइफ टाइम। सपोज कीजिए कि जो भी सब्सक्राइबर है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में जो उनके स्पाउस होंगे, अगर हम बात करें एक्स की, तो जो इनकी मिसेज एक्स होंगी, जब तक वो जीवित रहेंगी तब तक उनको सेम अमाउंट का पेंशन मिलता रहेगा उनके जीवन काल भर। जब तक उन सब्सक्राइबर्स की जो स्पाउस है, अगर मिसेज एक्स की बात करें तो उस केस में आपका मिसेज एक्स की बात करें तो उस केस में आपका मिस्टर एक्स भी हो सकता है, एज द केस में भी। तो उस केस में आपको कहा गया कि भैया जब तक जो सब्सक्राइबर है वो जीवित रहेगा तब तक उसको पेंशन देते रहेंगे। सब्सक्राइबर की अगर मृत्यु हो जाती है तो सब्सक्राइबर का जो स्पाउस है वो जब तक जीवित रहेगा उसको हम सेम अमाउंट का पेंशन देते रहेंगे। और अगर सब्सक्राइबर और उसकी स्पाउस दोनों की मृत्यु हो जाती है तो जिसको भी हमने नॉमिनी बनाया होगा उसको जितना भी पैसा इकट्ठा होगा और उस पर जितना भी इंटरेस्ट बनेगा वो सारा का सारा पैसा हम उस नॉमिनी को दे देंगे। मतलब देखो क्या हुआ कि आपने कुछ पैसा जोड़ा है, आपको उसके बदले पेंशन मिलेगा। उसके बाद सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है तो उसकी वाइफ को मिलेगा या उसके हस्बैंड को मिलेगा, एज द केस में भी। और अगर दोनों की मृत्यु हो जाती है तो जो भी नॉमिनी आपने बताया होगा उसको वो सारा पैसा मिलेगा जितना भी आपने इकट्ठा किया है, और साथ ही में उसके ऊपर का ब्याज भी मिलेगा। इसलिए इसको कहा जाता है ट्रिपल बेनिफिट्स प्लान। ठीक है सर, चलिए जी। तो ये 3 यूनिकनेस थी, 3 इसके बेनिफिट्स हैं जो एपीवाई के अंदर है। एनपीएस में ऐसी कोई बातें नहीं है, ये जनरली गरीबों को टारगेट करने के लिए लाया गया है, तो आप इस चीज़ को अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है जी। अब हम जो कह रहे हैं कि हम जो यहाँ पे पैसा दे रहे हैं इस पे जनरली ब्याज कितना मिल जाता है, जब आप एनपीएस में देखोगे तो वहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न्स अलग अलग हैं। कंपैरेटिवली वहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न्स थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। रीज़न भी क्योंकि वहाँ पे इक्विटी का ऑप्शन है। जहाँ पे भी इक्विटी का ऑप्शन होता है मतलब आप रिस्क ज़्यादा लेते हो, और जब आप रिस्क ज़्यादा लेते हो तो ओवरऑल आपका जो रिटर्न है वो भी कंपैरेटिवली ज़्यादा बन जाता है। लगभग 12% के आसपास तक एनपीएस का जो रिटर्न है सिंस इंसेप्शन वो गया हुआ है। बट अगर हम एपीवाई की बात करें तो ये आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो इसने अभी तक दिया है जब से इस योजना को लाया गया वो है आपका 9.4% के आसपास। ठीक है, मतलब 9.4% के आसपास आपको रिटर्न मिला है, विच इज़ वेरी हैंडसम। आपको पता है जनरली जो बैंक है वो 3% का ब्याज दे रही है आजकल नॉर्मली, और जो जनरली एफडी है वो आपका 5 to 6% का ब्याज दे रही है। इससे ज़्यादा रिटर्न जनरली कहीं नहीं मिल रहा है। इसके अंदर भी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी लगी होती हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखें कि आपको 9.4% का रिटर्न मिल रहा है तो विच इज़ वेरी हैंडसम। अच्छा जी, बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। ये जो है ये आपका रिस्क फ्री है। अरे वाह, अब क्या चाहिए इससे ज़्यादा। इसके अंदर जो पैसा लगा है उसकी पूरी गारंटी जो है वो गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट कहती है जो भी आपने पैसा लगाया है वो किसी भी हालत में डूबेगा नहीं। एनपीएस में ऐसा नहीं है, एनपीएस में रिस्क है
क्योंकि एनपीएस का जो पैसा है वो मार्केट के अकॉर्डिंग ड्राइव किया जाता है। मार्केट ऊपर जाएगी पैसा बढ़ेगा, मार्केट नीचे जाएगी पैसा घट जाएगा। बट एपीवाई के अंदर कहा गया कि भैया जो भी आपका पैसा लगा है ये रिस्क फ्री है, इसकी गारंटी गवर्नमेंट देती है, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, आपको इस पर रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। ये एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन जो आपका मेन प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। उसके ऊपर जो भी रीजनेबल, जो भी आपका एक्चुअल इंटरेस्ट होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि एपीवाई जो है वो आपका एक सिर्फ पेंशन स्कीम नहीं है। इसको आप ये ना समझिए कि पेंशन स्कीम है, एक प्रकार का ये लॉन्ग टर्म सेविंग इंस्ट्रूमेंट है। क्यों? क्योंकि जो भी आपने पैसा आज कंट्रीब्यूट किया, जो भी पैसा आपने आज कंट्रीब्यूट किया, ये पैसे के बदले आपको पेंशन मिलेगा, आप चले गए आपके स्पाउस को पेंशन मिलेगा, और उसके बाद अगर जो भी नॉमिनी होंगे इन दोनों के जाने के बाद उसको ये पैसा भी मिलेगा प्लस इसके ऊपर ब्याज भी मिल जाएगा। तो क्या हुआ, आपका पैसा तो कहीं गया ही नहीं, तो आपने कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे को सेव किया था, जो कि आपके नॉमिनी के काम आने वाला है, और जब तक आप जीवित या आपके स्पाउस जीवित रहेंगे उनको एज अ पेंशन काम आने वाला है। तो इसलिए इसको पेंशन स्कीम हम नहीं कह सकते हैं, ये एक लॉन्ग टर्म सेविंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर पेंशन का फायदा भी मिलता है, आपको रिटर्न भी मिलता है, आपको आपका कॉर्पोरेट भी एट द एंड आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। रिस्क फ्री है, गवर्नमेंट इसकी गारंटी देती है, और इसको मैनेज कौन करता है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसके हाथों में है, वो है पीएफआरडीए के हाथों में। आपको पता है एनपीएस भी पीएफआरडीए ही मैनेज करता है एनपीएस ट्रस्ट के द्वारा, और एपीवाई जो है वो भी आपका पीएफआरडीए ही मैनेज करता है। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ जाती है। अब एपीवाई के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो कैसे होगा, मतलब एक किसान या एक गरीब इंसान जो है वो एपीवाई में कैसे कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो यहाँ पे कहा गया कि भैया बहुत ही कन्वीनियंट है, आप चाहो तो मंथली कंट्रीब्यूट करो, आपको लगता है मंथली नहीं करना तो आप क्वार्टरली कर लो, आपको लगता है आप क्वार्टरली भी नहीं करना चाहते तो आप हाफ ईयरली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसी भी आपको सुविधा लगे आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। किसी व्यक्ति ने सपोज पेंशन प्लान लिया, उसने कहा जी 2000 रुपये का पेंशन मेरे को चाहिए, इसके लिए बताओ कितना कंट्रीब्यूट करना है। कैलकुलेट करके पता लगा कि आपको 250 रुपये पर मंथ कंट्रीब्यूट करने हैं, तो आपको आपकी जब रिटायरमेंट आ जाएगी, जब आपके 60 साल पूरे हो जाएंगे, तो आपको 2000 रुपये पर मंथ का यहाँ पे पेंशन मिलने लग जाएगा। अब कोई व्यक्ति है उसके विचार में आता है कि यार इसको चेंज करते हैं, 2000 से मेरा क्या होगा, इसको 5000 पे लेके जाते हैं। या कोई कहता नहीं 2000 नहीं, इतने तो मैं कर नहीं पाऊंगा, मुझे 1000 ही चाहिए, क्योंकि मेरा 1000 जब मैं करूंगा तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन भी घट के सपोज 125 हो जाएगा। ये ऐसे हम एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, द थिंग इज कि किसी को अगर अपने कंट्रीब्यूशन को चेंज करना है, कंट्रीब्यूशन के अंदर चेंज लाना है, इसको बढ़ाना है या घटाना है, या फिर किसी को अपने पेंशन में चेंज लेके आना है, उसको घटाना है या उसको बढ़ाना है, तो वो भी किया जा सकता है। जो भी सब्सक्राइबर है उसके पास ऑप्शन है कि वो अपने पेंशन को अपग्रेड कर सकता है, डाउनग्रेड कर सकता है, और उसी हिसाब से जो उसका इंस्टॉलमेंट होगा, जो उसका कंट्रीब्यूशन होगा, वो भी बढ़ और घट जाएगा। बहुत अच्छी बात हो जाती है। इसके बाद अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है, किसी सब्सक्राइबर को ऐसा लगता है कि मैंने इसके अंदर सपोज अभी तक 50,000 रुपये जमा कर दिए और मुझे ये सिस्टम नहीं समझ में आ रहा, या मेरी कोई और नीड है, मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ गई, या कोई और रीज़न है और मुझे ये पैसा वापस चाहिए, तो वो भी मिल जाएगा आपको। आप इसको कभी भी क्लोज कर सकते हैं और अपना सारा पैसा प्लस इंटरेस्ट के साथ आप वापस ले सकते हैं। मतलब कि एपीवाई के अंदर एंट्री करना भी आसान है और इससे एग्जिट करना भी आसान है। आपका सारा पैसा रखा हुआ है, आप जब चाहे तब ले सकते हैं, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट आपको आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो दिस इज द वंडरफुल स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एनपीएस एक डिफरेंट प्रोजेक्ट है, एपीवाई एक डिफरेंट प्रोजेक्ट है, और दोनों का दोनों आपको मैनेज किया जाता है पीएफआरडीए के द्वारा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिल गया है पेंशन सेक्टर का। अब इसके आगे हम कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे कि पेंशन किस तरीके से ग्रो कर रहा है, क्या क्या उसके अंदर आपके सब्सक्राइबर्स के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है, क्या क्या पेंशन एसेट्स का इंक्रीमेंट हुआ है, जीडीपी से उसका क्या रिलेशन है, सब्सक्राइबर्स कितने बड़े हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स का क्या रोल है, गवर्नमेंट सेक्टर्स का क्या रोल है। इस टाइप से कुछ आंकड़े हैं जो आपसे आने वाली वीडियो में शेयर किए जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड स्टे मोटिवेटेड।